हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग जीके जी श्रृंखला में बात किया जा रहा है, जिसमें इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, राजनीति विज्ञान हो गया, फिर अर्थशास्त्र हो गया, फिर करंट अफेयर्स विविध के सेक्शन, जनरल साइंस के सेक्शन हो गए। तो उनके सभी तथ्यात्मक चीज़ों पर बात किया जा रहा है, यानी कि जितने भी तथ्यात्मक चीज़ें हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उन्हीं विषयों पर हम लोग बात किया जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग भारतीय संविधान के बारे में बात किया जा रहा है, और भारतीय संविधान में हम लोगों ने बहुत सारे 100 अनुच्छेद लगभग में देख चुके हैं। ठीक है, जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें पढ़ने का कोई मतलब है, क्योंकि वहाँ से प्रश्न नहीं बनाए जाते हैं। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सिर्फ उसी विषयों पर हम लोग बात किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। और आज हम लोग पढ़ेंगे विधायी प्रक्रिया, यानी कि संसद में जो विधायी प्रक्रिया होती है, जैसे कि विधेयकों का पेश होना किस प्रकार से होता है, विधेयकों पर अनुमति जो देना है वो किस प्रकार से होता है, विधेयक कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो वो सारी बातें आज हम लोग देखेंगे, यानी कि अनुच्छेद 107, 8, 9, 10, 11, ठीक है, यहाँ तक देखा जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो वित्तीय चीज़ें हैं, वित्त विधेयक के बारे में, वित्त विधेयक नहीं, जैसे कोई वित्तीय प्रक्रिया जो है, वित्तीय विधायी प्रक्रिया जो है उसके बारे में बात किया जाएगा, जैसे कि बजट का हो गया। ठीक है, तो वो सारी बातें हम लोग बात करेंगे। और फिर आज हम लोग देखेंगे कि विधायी प्रक्रिया, जो विधेयकों की जो स्थिति होती है सदन में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को यह सूचना देना है कि 15 सितंबर 2025 से यूपीएसआई के लिए एक नया विशेष स्पेशल बैच वहाँ पर प्रारंभ किया जा रहा है। तो वहाँ पर जितने भी लोग यूपीएसआई से तैयारी करने वाले हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो तैयारी करने वाले हैं, वो सारे लोग जो है वहाँ पर जुड़ते रहें और अपने सुझाव देते रहें। और ये बैच जो होगा अनुसंधान बैच होगा, और अनुसंधान बैच जो है यूपीपी यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपीएसआई यानी कि उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और सभी चीज़ों को बारीकियों से हम लोग देखेंगे और हर एक चीज़ पर एकदम विधिवत तरीके से पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि विधायी प्रक्रिया यानी कि विधेयक। ठीक है, कि विधेयकों की स्थिति क्या होती है, धन विधेयक, वित्त विधेयक, ये सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि अनुच्छेद 107, ठीक है, अनुच्छेद 107 107 में क्या कहा गया है कि विधेयकों को पूरा स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। ठीक है, तो सबसे पहले तो विधेयक। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि विधेयक, ठीक है, विधेयक क्या है, ये संसद के किसी भी सदन में पेश हो सकता है, चाहे लोकसभा में पेश कीजिए चाहे राज्यसभा में पेश कीजिए। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि एक नॉर्मल विधेयक जो है, सामान्य विधेयक जो है, संसद के किसी भी सदन में पेश हो सकता है। अगर यहीं पर अगर हम बात करें धन विधेयक और वित्त विधेयक, ठीक है, वित्त विधेयक। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि वित्त विधेयक, कि यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि इसका जो पूरा स्थापना किया जाता है, यानी कि किस सदन में जाएगा, ये सिर्फ लोकसभा में जाएगा। ठीक है, लोकसभा में पास हुआ, और लोकसभा के बाद अगर यह राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा जो है इसको मात्र 14 दिन, ठीक है, 14 दिन तक यह रोक सकती है। ठीक है, तो राज्यसभा जो है वित्त विधेयक या धन विधेयक को मात्र 14 दिन तक रोक सकती है, और वहाँ पर उसको या तो वो पारित मान लिया जाएगा। ठीक है, 14 दिन के बाद वह पारित मान लिया जाएगा धन विधेयक और वित्त विधेयक के संदर्भ में। और इसका जो प्रारूपण दिया जाता है, जो पहले दिया जाता है, प्रस्तावना दिया जाता है, तो वो हमेशा सबसे पहले लोकसभा में ही जाता है। और यहाँ पर राष्ट्रपति की अगर हम बात करें, प्रेसिडेंट की बात करें, तो प्रेसिडेंट से यहाँ पर क्या होता है कि प्रेसिडेंट को यहाँ पर पहले ही अनुमति ले ली जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले ही अनुमति ले ली जाती है। पहले ही अनुमति धन विधेयक, वित्त विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति से अनुमति ले ली जाती है, फिर उसके बाद वह लोकसभा में जाता है। तो धन विधेयक, वित्त विधेयक के संबंध में ये सारी चीज़ें हैं कि पहले लोकसभा में जाएगा, लोकसभा से पारित होकर वो राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा जो है इसको 14 दिन तक बस रोक सकती है। 14 दिन के बाद यह स्वतः ही पारित मान लिया जाएगा, और राष्ट्रपति से इस पर अनुमति पहले ही ले ली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा धन विधेयक और वित्त विधेयक के बारे में। और अगर सिर्फ नॉर्मल विधेयक है, मान लीजिएगा सामान्य विधेयक है, सामान्य है, साधारण है, तो उसमें क्या होगा कि ये जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी में भी पहले पूरा स्थापित किया जा सकता है। तो वही बात जो है अनुच्छेद 107 में दिया गया है। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान दीजिएगा, धन विधेयक, वित्त विधेयक और सामान्य विधेयक के बारे में, साधारण विधेयक के बारे में। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 108 में क्या किया गया, कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि संयुक्त बैठक की बात की जाए तो संयुक्त बैठक, ठीक है, दोनों सदनों का संयुक्त बैठक का कहाँ दिया गया, 108 में। ठीक है, 108 में सबसे पहली बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि पहले कौन बुलाएगा, यहाँ पर राष्ट्रपति का बुलाएगा,
ठीक है, राष्ट्रपति बुलाएगा। राष्ट्रपति बुलाएगा, बुलाना शब्द यहाँ पर नहीं लिखा गया है। ठीक है, बुलाना शब्द यहाँ पर नहीं लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है आहूत करेगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और भारतीय संविधान में एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर शब्द बदले, ठीक है, भारतीय संविधान में एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर शब्द बदले तो वहाँ पर अनुच्छेद बदल जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है कि जिस अनुच्छेद में जो शब्दों का प्रयोग किया गया उसी को हम लोग प्रयोग करें। तो यहाँ पर इस तरह से देखिएगा, राष्ट्रपति यहाँ पर संयुक्त बैठक को बुलाएगा नहीं, आहूत करेगा। ठीक है, तो फिर यह क्यों आएगा? ठीक, अगर यदि यहाँ पर देखिए कि यदि लोकसभा भंग हो जाए, ठीक है, लोकसभा भंग हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लोकसभा भंग हो जाए। ठीक है, लोकसभा भंग हो जाए तो लोकसभा भंग होने से ठीक पहले, ठीक है, तो लोकसभा भंग होने से पहले ही वहाँ पर कोई विधेयक पारित किया गया है तो उसके संदर्भ में वहाँ पर राष्ट्रपति जो है संयुक्त बैठक बुला सकता है। फिर उसके बाद अगर किसी सदन द्वारा, ठीक है, किसी सदन द्वारा किसी विधेयक को अस्वीकार कर देना, ठीक है, किसी विधेयक को अस्वीकार कर देना, विधेयक को अस्वीकार कर देना। ठीक है, तो एक संदर्भ ये हो गया, अस्वीकार कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई विधेयक संसद में पेश होता है और वहाँ पर लोकसभा में पास हो गया और राज्यसभा में वहाँ पर जाते ही वहाँ पर वो क्या किया, उसको अस्वीकार कर दिया, तो उसको लिए क्या किया जाएगा, तो उसको फिर उस तरह से अगर बार बार वहाँ पर अस्वीकार किया जाए, या फिर एक चीज़ यहाँ पर ये होता है कि दोनों सदनों में, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि दोनों सदनों में पूर्ण असहमति, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, पूर्ण असहमति। ठीक है, असहमति के संदर्भ में, ठीक है, असहमति के संदर्भ में यहाँ पर ये दो बात जो है आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी सदन ने वहाँ पर किसी विधेयक को अस्वीकार कर दिया, ठीक है, अस्वीकार कर दिया, तो उसके एवज में भी वहाँ पर संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और फिर उसके बाद दोनों सदनों में जो विधेयक पेश हुआ उसको पूर्ण असहमति हो जाए, ठीक है, तो बहुमत न मिल पाए तो पूर्ण असहमति हो जाए, तो वहाँ पर क्या होगा, उसके एवज में भी वहाँ पर संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि संयुक्त बैठक किस किस लिए बुलाएगा, वो राष्ट्रपति आहूत करेगा अगर लोकसभा भंग हो जाए, किसी सदन द्वारा किसी विधेयक को अस्वीकार कर दिया जाए, या दोनों सदनों में पूर्ण असहमति बन जाए, स्थिति बन जाए, तो वहाँ पर दोनों सदनों का संयुक्त बैठक जो है राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत आहूत कर सकेगा। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद बात करिए अनुच्छेद 109। अनुच्छेद 109 में कहा गया कि धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। ठीक है, तो धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया यही है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये प्रक्रिया है। ठीक है, तो इसके आप लोग ध्यान देंगे तो ये बातें आप लोगों को समझ में आएंगी कि धन विधेयक के संबंध में क्या विशेष प्रक्रिया है। कि वो लोकसभा में जाएगा, राष्ट्रपति से पहले अनुमति ले ली जाएगी और राज्यसभा उसको 14 दिन तक बस रोक सकती है, उसके बाद वह स्वतः ही पारित हो जाएगा, माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए कि धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक के परिभाषा में क्या कहा गया है कि धन विधेयक क्या होगा, धन विधेयक किसे माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि धन विधेयक क्या होगा, किसको धन विधेयक माना जाएगा, ये तय करता है लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष जो है यह तय करता है, लोकसभा का अध्यक्ष जो है तय करता है कि कौन सा विधेयक जो है धन विधेयक होगा। और इसमें क्या आएगा, ऋण आएंगे, फिर उधार भी आता है इसी में। ठीक है, संचित निधि हो जाएगी, संचित निधि। ठीक है, वित्त से संबंधित चीज़ें आ जाएंगी, वित्त से संबंधित चीज़ें। ठीक है, संबंधित। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है यानी कि संचित निधि और वित्त से संबंधित चीज़ें अगर यहाँ पर आ गया तो मान लीजिए कि जितने भी अगर विधेयक पेश किए जा रहे हैं, अगर उसमें धन के बारे में बात किया जा रहा है तो इन दोनों के आधार पर वो धन विधेयक माना जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि सारी योजनाएं भी देखेंगे कि उसमें भी जो पैसा का आवंटन किया जाता है वो सारी चीज़ें जो देखने को मिलती हैं। तो ये बात ध्यान दीजिएगा कि धन विधेयक की परिभाषा में क्या दिया गया है कि लोकसभा का अध्यक्ष बताएगा कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है, कौन सा विधेयक वित्त विधेयक है। ठीक है, धन विधेयक की परिभाषा में बहुत ज़्यादा नहीं याद रखना है कि कौन सी चीज़ें जिस चीज़ से धन संबंधित होगा, जो पैसे से संबंधित होगा वो धन विधेयक के मामले में आ जाएगा। ठीक है, अगर इसमें संचित निधि भी है, भारत की संचित निधि भी है,
फिर वित्त से संबंधित जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें जो है धन विधेयक के अंतर्गत आ जाएंगी। फिर उसके बाद देखिए अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर अनुमति। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात है कि मान लीजिए कि कोई विधेयक है संसद में पेश, किसी भी सदन में हो सकता है, साधारण विधेयक संसद में किसी भी सदन में उसको लाया जा सकता है, लेकिन धन विधेयक के संबंध में क्या होगा, वो लोकसभा में ही पारित हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले वो लोकसभा में जाएगा, राष्ट्रपति से पहले ही अनुमति ले ली जाती है और राज्यसभा जो है धन विधेयक को 14 दिनों तक रोक सकती है। तो ये सारी बातें जो है इसमें दिया गया अनुच्छेद 111 में कि धन विधेयक पर अनुमति, विधेयकों पर अनुमति किस आधार पर लिया जाएगा। और यहाँ पर एक बात कॉमन है, ठीक है, जितने भी चीज़ें होंगी बहुमत पर होंगी, बहुमत पर। और यहाँ पर एक चीज़ काम करता है, 2/3 सदस्य, 2/3 क्या होगा, मतदान। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2/3 मतदान और बहुमत, ये दो चीज़ें जो है हर एक चीज़ में कॉमन रहेंगी। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो संसद की विधायी प्रक्रिया है वो किस प्रकार से संपन्न होती है। तो ये सारी बातें आप लोग नोट डाउन करिए, नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग संविधान को पढ़ा जाएगा और एकदम विधिवत तरीके से पढ़ा जाएगा, हर एक चीज़ समझते हुए। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोग ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर जो विधायी प्रक्रिया धन विधेयक के संबंध में वो सारी चीज़ें। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर 110 में, यहाँ पर 110 में धन विधेयक की परिभाषा दिया गया है, तो 117 में यहाँ पर देखेंगे कि वित्त विधेयक की परिभाषा दिया गया है। ठीक है, 117 में वित्त विधेयक की परिभाषा है। ठीक है, वित्त विधेयक की परिभाषा। ठीक है, तो एकदम सिंपल भाषा में, एकदम सिंपल साधारण तरीके से, एकदम बहुत ही ज़्यादा आसान भाषा में आप लोगों को हम बताते हैं कि चीज़ें बस आप लोगों को समझ में आ जाए। नहीं तो बताने के लिए तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं संविधान में कि उसको बता दिया जाए तो सर के ऊपर से चला जाएगा। ठीक है, तो इसको एकदम सरल तरीके से, एकदम विधिवत तरीके से एक ऐसे लैंग्वेज में बताते हैं कि जो आप लोगों को एकदम आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये बातें ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर ये कोई चीज़ अगर छूटती है, कोई छूट जाता है, तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें उससे कनेक्ट करके आप लोग कमेंट कर देंगे तो उसको भी सुधार करके सही से दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये सारी बातें ध्यान दीजिएगा और कमेंट करते रहिए, अपने सुझाव देते रहिए। और यहाँ पर आप लोगों के लिए 15 सितंबर 2025 से UPSI का स्पेशल बैच, अनुसंधान बैच प्रारंभ हो रहा है, उससे आप लोग जुड़िए। और यहाँ पर जितनी भी चीज़ें होंगी वो निःशुल्क दी जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग नोट डाउन करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। चलिए मिलते हैं फिर कल के लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।